પણ પહેલાં આપણે સામી હોટેલ્સના એમડી અને સીઈઓ આશીષ જખાનવાલા સાથે વાત કરીશું. પણ એના પહેલાં હું તમને એક હેડ્સ અપ આપી દઉં કે કઈ રીતના એમનો આઈપીઓની પ્રાઇસ બેન્ડ છે. તો આજથી આઈપીઓ ખુલ્યો છે. 18મી સપ્ટેમ્બરે આ આઈપીઓ બંધ થશે. પ્રાઇસ બેન્ડ છે 119 થી 126 રૂપિયાની અને ફ્રેશ ઇસ્યુ છે 1200 કરોડ રૂપિયાનો. ઓએફએસ છે 170 કરોડ રૂપિયાનો, એટલે કુલ ઇસ્યુનું જે ક્વોન્ટમ છે એ છે 1370 કરોડ રૂપિયા. પણ આપણે વધારે વાતચીત કરીશું અને ડિટેલ્સ લઈશું आशीष जी पास थी. तो आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी प्रचार में. तो पहले तो बताएं कि ये कैसे आप पूरा आपका अगर बिजनेस समझा सके पहले तो वो एक अच्छा बिगिनिंग होएगा जी. धन्यवाद जी. सो आपको मालूम है कि होटल इंडस्ट्री काफी बेनिफिट कर रही है जो इंडिया में इकोनॉमी ग्रो कर रही है, और हमारा बिजनेस मॉडल है कि हम जो भी अंडर परफॉर्मिंग होटल्स होते हैं उनको खरीद के उनका प्रोडक्ट चेंज करके उसके ऊपर अच्छा ब्रांड लाके, और हमने देखा है उसकी परफॉर्मेंस में काफी इंप्रूवमेंट होता है. तो पिछले 12 सालों में हमने अक्रॉस इंडिया करीब 13 सिटीज में 31 होटल ऐसे हम बना पाए हैं जहां पे हमने देखा है कि एक अंडर परफॉर्मेंस थी और उसको हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं. टोटल कमरे करीब 4800 हैं, और ये जो होटल्स हैं वो अलग अलग ब्रांड पे और अलग अलग प्राइस पॉइंट पे काम करते हैं. जैसे हॉलिडे इन एक्सप्रेस हो सकता है, फेफिल मैरिड होगा, शेरेटन या हाइट एजेंसी. सो अलग अलग ग्लोबल ब्रांड्स के साथ हमारी पार्टनरशिप होती है. तो होटल हम ओन करते हैं, हम खरीद के उसका टर्न अराउंड करते हैं और उसके बाद उनको लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट देते हैं. तो मेन बेसिक टर्न अराउंड फैक्टर यहाँ काम कर रहा है. लेकिन अगर देखिए तो आपका एक फ्रेश इशू भी है और ओएफएस भी है. क्या अगर आप हमें बता सके कि क्या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ने एग्जिट ली है, क्या है अभी आपका जो रेशियो है वो? सो अगर आप देखिएगा तो 1370 करोड़ का टोटल इशू साइज है अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड पे. उसमें 1200 करोड़ का प्राइमरी इशुएंस है और केवल 170 करोड़ का सेकेंडरी है. तो कोई भी शेयर होल्डर एग्जिट नहीं ले रहा है. बहुत ही स्मॉल स्टेक अपना वो लिक्विडेट कर रहे हैं ओएफएस में. बाकी आईपीओ का ज्यादा प्रोसीड जो हो रहा है वो कंपनी के पास आ रहा है, और उसका मेन यूटिलाइजेशन है कि हम अपना डेट कम कर रहे हैं. तो उस डेट कम करने के बाद काफी बेनिफिट्स होंगे, फ्री कैश आना स्टार्ट होगा, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग कम होगी, हमारी नेटवर्थ सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करेगी हमारी. तो ज्यादा से ज्यादा ये प्राइमरी प्रोसीड्स है जो ओएफएस से बहुत ही छोटा है और कोई भी शेयर होल्डर एग्जिट नहीं कर रहा है. साथ में देखिए तो आईपीओ का पहले साइज जो आपने दिया था वो 1000 करोड़ था, अभी आपने 1200 करोड़ तक किया है, क्यों? तो हमने जो डीआरएचपी फाइल किया था वो 1000 करोड़ के साथ किया था, और फिर हमने देखा कि आपको मालूम है कि हमारा आईपीओ बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू हो रहा है. तो उसमें एक जो फीडबैक मिला, और हमारा भी एक ये विचार है कि जो कंपनी का डीलेवरेजिंग जो स्टोरी है वो अगर एक्सेलरेट हो जाएगी तो वैल्यू क्रिएशन जो है वो ज्यादा अच्छे से होगा. तो बजाय कि हम 1000 करोड़ का पहले प्राइमरी करें और फिर आने वाले टाइम पे हम और मेजर्स लें डीलेवरेजिंग के, हमने ये डिसाइड किया कि हम वो डीलेवरेजिंग की जो एक स्टोरी है वो एक साथ स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द आईपीओ प्रोसीड्स, एंड इसीलिए हमने उसको 1000 से बढ़ा के 1200 कर दिया. अभी थोड़ा बिजनेस के बारे में हम बात करें नंबर्स पॉइंट ऑफ व्यू. तो आपने कहा कि आप डेट रीपेमेंट करेंगे और वो आपका मेन फोकस है. अगर कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग अभी देखें तो 12.8% के आसपास है. सो जब भी आप रीफाइनेंस करते हैं कितना और डेट रीपे करते हैं तो कितना अभी आपका कॉस्ट डाउन जाएगा? सो मैथमेटिकली तो वो 12.8 से करीब 10.6 चला जाएगा, क्योंकि वो जो हम हाई कॉस्ट डेट है उसको रीपे कर रहे हैं. लेकिन हमने ये देखा है कि एक बार कंपनी की बैलेंस शीट इंप्रूव होती है तो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग अपने आप ही नीचे आती है. तो वो हम अभी अज्यूम नहीं कर रहे हैं, उसकी हम गाइडेंस नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैथमेटिकली वो 12.8 से 10.6 चला जाएगा, और उसके बाद इम्प्रूव बैलेंस शीट से सेक्टर की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है. हमें काफी कॉन्फिडेंस कि आने वाले टाइम में वो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग और भी कम होगी. और सेविंग्स कितना कर पाएंगे ऑन इंटरेस्ट जो आप रीपे कर लेंगे उसके बाद? देखिए, हमारा जो FY23 में इंटरेस्ट कॉस्ट दिखता है वो करीब 560 करोड़ का था, लेकिन उसमें ऑलमोस्ट 280 करोड़ जो था वो नॉन रिकरिंग वन टाइम था, और जो रिकरिंग फाइनेंस कॉस्ट थी करीब 270 करोड़ के आसपास थी, और टोटल डेट था 2800 करोड़. तो जैसे ही आप 1100 करोड़ का डेट रीपेमेंट करते हैं और करंट कॉस्ट इज 12.8%, आप देखेंगे कि टोटल जो फाइनेंसिंग कॉस्ट हमारी बचती है वो करीब 130-135 करोड़ के आसपास बचती है रिकरिंग कॉस्ट की. जो नॉन रिकरिंग है वो तो एक साथ वो तो आनी नहीं है दोबारा अभी से. तो काफी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा इसका. जैसे मैंने आपको बोला था
on the profitability of the company. अगर आपका जो बिजनेस मॉडल है, कैसे आप मैनेजमेंट फीस पे करते हैं द ब्रांड यू एक्वायर, और जो जिसके रादर आप जो ब्रांड के साथ टाई अप करते हैं, इज इट ऑन परसेंटेज बेसिस और मे बी रेवेन्यू शेयर के प्रॉफिट शेयर बेसिस पे होता है? होते हैं जो हमारे ब्रांड पार्टनर्स होते हैं जैसे मैरियट या IHG या हायट, हम उनके साथ एक बेस फी देते हैं उनको जो परसेंटेज होता है रेवेन्यू का, और एक इंसेंटिव फी होता है जो परसेंटेज होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। तो जो हमारा जो एक फाइनेंशियल रिलेशनशिप है वो काफी अलाइंड होती है ऑपरेटर के साथ, बिकॉज जितना हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा उनकी बेस भी बढ़ती है और जितनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है उनकी इंसेंटिव भी बढ़ती है। दोनों बेस और इंसेंटिव फी मिला के करीब जो खर्चा आता है लास्ट ईयर जो आया था वो करीब 5% के आसपास आता है टोटल टर्नओवर। आगे जाके एक्सपेंशन प्लान्स क्या है, क्योंकि आप एक्वायर ऐसे करते हैं और टर्न अराउंड करते हैं, और अभी आपने जैसे कहा कि नियरली 4000 रूम्स है आपके पास, और कैसे आपका एक्सपेंशन प्लान है, कैसे आप ऑप्टिमाइज करेंगे ऑप्टिमल कैपेसिटी के लिए? अभी 4800 कमरे हमारे ऑपरेट कर रहे हैं। जो हमारा नियर टर्म ग्रोथ प्लान है उसके तीन फैक्टर्स हैं। एक तो करीब 3900 कमरे जो हैं उसमें 4800 में से वो एक तरीके से स्टेबल हैं, अच्छी मार्केट्स में लोकेटेड हैं, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, ज्यादातर जो है वो बिग सिटीज हैं। तो हम देख रहे हैं कि उन 3900 कमरे में रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी आनी चाहिए। हमने काफी अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ देखी है लास्ट फिस्कल ईयर में, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। करीब 900 कमरे जो 4800 कमरे में हैं वो उनमें भी एक रेनोवेशन रीब्रांडिंग होना है, और हमने देखा है कि पहले हमने जब रेनोवेशन रीब्रांडिंग करी तो उसका काफी असर पड़ता है उसके रेवेन्यू पोटेंशियल पे। तो आपको लगेगा कि अगले 4-6 क्वार्टर में जब वो 900 कमरे रेनोवेट रीब्रांड होकर दोबारा मार्केट में आएंगे नए ब्रांड में, तो उसमें रेवेन्यू ग्रोथ काफी अच्छा होता है रिलेटेड टू जो आज कर रहे हैं। और उसके अलावा हम 600 कमरे ऐड भी कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में, ताकि वो 4800 से 5400 चला जाएगा। और वो सारे के सारे कमरे जो ऐड कर रहे हैं उसका एसेट आज की तारीख में कंपनी के पास है, हमें वो एसेट खरीदना नहीं है, और उसके लिए जो ज्यादा से ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो उसके बाद इंक्रीमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर उतना ज्यादा नहीं है। तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि जो सैमी का जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है वो 4800 से 5400 कमरे जाएगा। वो सारा का सारा एसेट हमारे पास है आज की तारीख में। और दूसरा करीब 900 कमरे जो अभी हमारे हैं 4800 में से, उसका परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव होगा जब हम उसको रेनोवेट और रीब्रांड करेंगे। और उसके बाद लॉन्ग टर्म में हमने एक हमारा बिजनेस मॉडल काफी वेल स्टैब्लिश्ड है, जिसमें हमने दिखाया है कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अंडर परफॉर्मिंग होटल्स को, और उसके बाद जो हम उसमें प्रोडक्ट चेंज करते हैं, ब्रांड चेंज करते हैं, एसेट मैनेजमेंट करते हैं, उससे उसकी परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट आता है। तो इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म हमें लगता है वो अपॉर्चुनिटी हमारे लिए काफी स्ट्रांग है, काफी अट्रैक्टिव है। और बैलेंस शीट को डेट रिड्यूस करने के बाद जो हमारा फ्री कैश आएगा, कंपनी के पास काफी कैपेबिलिटी होगी कि अपने इंटरनल अक्रूवल्स को यूज करें इस ग्रोथ करने के लिए। आशीष जी, ज़्यादातर आपने कहा कि आप मेट्रो सिटीज़ में ऑपरेट करते हैं, कोई प्लान है टियर 2 टियर 3 में जाने का, अदरवाइज हॉलिडे डेस्टिनेशंस पे कुछ एक्वायर करने का, कुछ टाई अप करने का? देखिए, हमारा मेन फोकस होता है कि हम फॉलो करते हैं दो चीजों को, ऑफिस मार्केट और एयरलाइन मार्केट को। तो हमारे लिए टियर 1 टियर 2 टियर 3 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जो ज्यादा जरूरी वो ये है कि हम जिस भी मार्केट में अपने होटल्स को लेके आए या इन्वेस्ट करें, वहां पे एक बड़ी ऑफिस मार्केट होनी चाहिए, ऑफिस मार्केट की ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। और दूसरा सिमिलरली एयरलाइन मार्केट भी वहां पे काफी बड़ी होनी चाहिए और उसकी ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो जैसे जैसे आप इंडिया में ग्रोथ स्टोरी देखते हैं, हमें पक्का है कि काफी सारे ऐसे सिटीज होंगे जहां पे दोनों ये चीजें, ऑफिस मार्केट और एयरलाइन मार्केट ग्रो करेगी, हम उसको फॉलो करेंगे। लीजर डेस्टिनेशन में हमारी प्रेजेंस नहीं है अभी, और हमें लगता है हर कंपनी के एक सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस होता है जिसमें उसकी स्पेशलिटी होती है। हमारा अभी स्पेशलाइजेशन बिजनेस होटल में है, और हमें नहीं लगता है कि हम नियर फ्यूचर में हम कोई गाइडेंस दे रहे हैं कि हम उस बिजनेस मॉडल को फंडामेंटली चेंज करेंगे। ओके। अभी जैसे कि G20 चल रहा है, वर्ल्ड कप अभी आने वाला है, कैसे आप अपटिक देख रहे हैं आपके बिजनेस में, रेवेन्यू में कैसा आप बदलाव देख रहे हैं, पर रेवेन्यू कितनी बढ़ोतरी हो सकती है? आप देखिए कि बिना G20 और वर्ल्ड कप के अगर लास्ट आप FY23 देखेंगे तो आपको वहां दिखेगा कि क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 चारों क्वार्टर्स में ऑक्यूपेंसी काफी अच्छी रही, और हमारे पास 31 होटल हैं 13 शहरों में। तो ऐसा नहीं है कि एक ही शहर में वो बेनिफिट आ रहा है, सारे प्राइस पॉइंट पे सारे शहरों में वो ग्रोथ दिखी हमको। और दूसरा जो एवरेज रेट था वो हर क्वार्टर में ग्रो करा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो करा है, ईयर ऑन ईयर नहीं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो करा है।
तो आप जो ये देख रहे हैं कि जो इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है, डिस्पोजेबल इनकम जो ग्रो कर रही है, उसकी वजह से अलग-अलग फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से डिमांड क्रिएट होगी। कभी वो नॉर्मल बिज़नेस ट्रैवल होता है, कभी वो प्रवासी भारतीय दिवस होता है अहमदाबाद में, कभी वो एरो शो होता है बैंगलोर में, कभी वो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर होता है दिल्ली में, G20 है, वर्ल्ड कप है, आईपीएल है। इंडिया ने अपनी एम्बिशंस जाहिर करी हैं कि किसी टाइम पे वो ओलंपिक्स करेंगे। तो अभी तो आई थिंक हम लोग को तैयार होना चाहिए कि ये जो होटल डिमांड है वो काफी स्ट्रांग रहेगी और वो इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ को बहुत क्लोजली फॉलो करेगी। तो G20 और वर्ल्ड कप एक केवल कंटिन्यूएशन है जो हमने ट्रेंड देखा था पिछले साल, एंड हमारी ये उम्मीद है कि ऐसे इवेंट्स आते रहेंगे। हम्म। लेकिन उसमें एक और फैक्टर था आशीष जी कि आफ्टर कोविड हम रिवेंज ट्रैवल भी कर रहे थे, इसलिए मे बी वो एक फ्लेड अप दिखा आपका डिमांड। लेकिन अब जाके क्या यही डिमांड आप सस्टेनेबल रीत से देख रहे हैं, क्योंकि अभी काफ़ी जो रेट्स है वो भी बढ़ रहे हैं, पहले तो रेट्स कम थे, तो क्या सेम डिमांड आप रख के चल रहे हैं आगे, बारिंग ऑल द इवेंट्स व्हाट आर कमिंग? नहीं, देखिए, रिवेंज ट्रैवल एक अच्छा वर्ड था, बट वो रिवेंज ट्रैवल बहुत ही कम टाइम के लिए और बहुत ही स्पेसिफिक लीजर डेस्टिनेशंस में अवेलेबल था, राइट? मुझे नहीं लगता है कोई 4 घंटे की या 3 घंटे की फ्लाइट लेके किसी होटल में रुकेगा रिवेंज के लिए, काम करने के लिए, बिजनेस ट्रैवल के लिए। फंडामेंटल डिमांड सप्लाई काफी स्ट्रांग है। अगर आप डिमांड ग्रोथ देखते हैं, ऑफिस स्पेस ग्रोथ इस करीब 8%, एयरलाइन ग्रोथ इस 13-14%, ट्रैवल एंड टूरिज्म ग्रोथ इस 10.5-11%। तो अगर आप डिमांड ग्रोथ देखते हैं तो सारी की सारी 8 से 12% के बीच में है, और जो होटल के नए कमरे ऐड हो रहे हैं, जो सप्लाई ग्रोथ है, वो ज्यादा से ज्यादा 2 से 6% के बीच में है। तो जहां पे सप्लाई ग्रोथ डिमांड से हाफ होगी और ऑक्यूपेंसी लेवल ऑलरेडी ठीक है, 70% 75% के बीच में है, वहां पे आई थिंक उस सेक्टर को डिमांड की इशू नहीं होता है। तो सप्लाई एनवायरनमेंट बहुत ही कंड्यूसिव है और डिमांड एनवायरनमेंट बहुत ही एक्साइटिंग है। सो आई थिंक उस वजह से आप देख रहे हैं कि रेट बढ़े थे, ऑक्यूपेंसी बढ़ी थी। रिवेंज ट्रैवल बहुत छोटे टाइम के लिए कोविड के बाद आया था और वो लीजर डेस्टिनेशंस में कॉन्सेंट्रेटेड था। अभी जो कि फेस्टिव सीज़न की शुरुआत हो चुकी है भारत में, कैसे आप डिमांड बढ़ते हुए देख रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे फैमिलीज़ बिजनेस कम प्लेजर भी साथ में कर लेते हैं, तो कुछ आपके बिजनेस में कुछ फ़र्क होगा, क्योंकि आपने बोला कि हमारे बिजनेस होटल है और बिजनेस डेस्टिनेशंस भी होते हैं, कुछ उसमें आप अप मूव देख रहे हैं? नहीं, तो बिल्कुल Q3, Q4 हमेशा स्ट्रांग होता है होटल इंडस्ट्री के लिए। उसके कई सारे रीजन होते हैं। हमारे पास बिजनेस होटल भी है पुणे में या हैदराबाद में या अहमदाबाद में, तो वहां पे सोशल डिमांड भी आती है। स्पेशली अगर आप देखेंगे तो Q3, Q4 में वेडिंग सीजन काफी स्ट्रांग होता है। Q3, Q4 में इनवर्ड मूवमेंट ऑफ एनआरआईज काफी स्ट्रांग होता है। तो एब्सोल्युटली Q3, Q4 में काफी स्ट्रांग डिमांड होती है और काफी अलग अलग सोर्सेस से डिमांड होती है। तो हमारे हिसाब से Q3, Q4 हमेशा से स्ट्रांग रहा है। अभी जो हम ट्रेंड्स देख रहे हैं वो काफी इंकरेजिंग है। नीडलेस टू से वर्ल्ड कप, जिस सिटी में वर्ल्ड कप हो रहा है, वहां पे काफी एक्साइटमेंट है। हमारे लिए तो हमारे 3 होटल हैं अहमदाबाद में, और आपको जैसे मालूम है अहमदाबाद इज एपी सेंटर ऑफ द वर्ल्ड कप। तो वी आर क्वाइट एक्साइटेड कि हमारे जो 3 होटल हैं अहमदाबाद में, रेनेसांस बाय मैरियट, फेयरफील्ड बाय मैरियट और हॉलिडे इन एक्सप्रेस, उनको काफी बेनिफिट मिलना चाहिए उससे। नॉलेज आशीष जी, हम जो सुन रहे हैं कि जो वर्ल्ड कप के लिए है वो रेट्स है 1-1 लाख रुपया के ऊपर जा रहे हैं। क्या आपका ही वही रेंज है पर रूम? देखिए, होटल रेट्स होते हैं वेरिएबल होते हैं। जब लोग लाख की बात करते हैं तो उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कोविड में हमने वही कमरा 1000-1500 में भी बेचा था, मजबूरी थी, है ना? तो ये बिजनेस ऐसा है जो डिमांड को रिस्पॉन्ड करता है। हाँ। तो अगर डिमांड बहुत स्ट्रांग होगी तो हमारी एबिलिटी होती है प्राइस बढ़ाने की। ये कोई डिफरेंट नहीं है। मैं कई बार दिल्ली बॉम्बे की फ्लाइट लेता हूँ जिसमें इकोनॉमी का फेयर 30,000 रुपए होता है, जो 3,000 रुपए होता है 10 टाइम्स, राइट? तो वो तो डिमांड सप्लाई जब भी फेवरेबल रहेगी तो आपको लगेगा कि रेट्स बढ़ेंगे। लेकिन वो जो आप बात करते हो 70-80 हजार रुपए की, वो 1-2 दिन के लिए होता है। आई थिंक वो थोड़ा सा मैं गाइड करूंगा लोगों को कि वो 60-70 हजार रुपए 10 दिन के लिए नहीं होता है, 20 दिन के लिए नहीं होता है। जो जब भी मैचेस होते हैं वो ऑफ कोर्स जी। चलिए, ऑन दैट नोट सिंगापुर देखिए, जब जीत वहां पे वो रेस होती है
तो हर टाइम वहाँ पे रेट्स काफी हाई होते हैं, तो ये आपको अब इंडिया में दिखेगा सिटीज में। जी जी जी। आशीष जी, ऑन दैट नोट बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर एंडेवर्स एज वेल। थैंक यू सो मच, गुड टू टॉक टू यू। थैंक यू। तो आता सामी होटल्स ना MD